मौजूद हैं दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल ईशान आर जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में ईशान जी आपके साथ ही कर रहा हूं। इसमें जो 3 सीटें हैं जिनका सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है, अगर उनमें हम देखें तो आप विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। आपको लगता है कि यहां पर सबसे ज्यादा चुनौती इस बार आपको मिलती हुई दिखेगी, खासकर जो आदिवासी बेल्ट है इन 8 सीटों में से? छोटी सी त्रुटि है, नाम के पहले मेरे रिटायर्ड लिखा है, जो कि किसी भी फौजी के नाम के आगे रिटायर्ड नहीं लिखा जाता है, लास्ट में लिखा जाता है। इसका प्लीज करेक्शन करवा दीजिए। मैं ठीक करा देता हूं। अच्छा, दूसरी चीज आती है कि मालवा निवाड़ में हमारी स्थिति, हम विधानसभा चुनाव से अगर हम तुलना करते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि जब भी हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव की बात होती है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, और विधानसभा चुनाव में जो मुद्दे होते हैं, जो विषय होते हैं, या उसके नीचे नगर पालिका और उन स्तर पे जो मुद्दे होते हैं, दोनों में अंतर होता है। तो अगर हम जातिगत समीकरणों को ध्यान में नहीं रखते हुए एक बार के लिए उनको अलग हटा के बात करते हैं, तो आप इन सभी लोकसभा सीटों पर देखिए 2009 के बाद से हमारी जो वोट परसेंटेज है, वोट शेयर है, लगातार 50 से ऊपर ही रहा है, चाहे 2014 में हो चाहे 2019 में हो, और हमारा वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा है। और जो आदिवासी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं और आदिवासियों और बाकी वर्गों की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में जो कार्य करके दिखाया है सभी वर्गों के लिए, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो अनुसूचित जाति के हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, सभी वर्गों के लिए हमने कभी भी किसी भी वर्ग को वोट। लेकिन सर एक बात बताइए कि आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्गों को साधने की पूरी कोशिश की थी। आप लोगों ने इस चीज को बहुत हद तक बताया कि हमने राष्ट्रपति जैसे ओहदे तक एक आदिवासी को मौका दिया। आप वहां पर गए, उनके तमाम कार्यक्रमों में आप पहुंचे, बिरसा मुंडा जी का जिक्र हुआ, टांटे मामा का जिक्र हुआ, लेकिन जो एक निर्दलीय सीट भी आई वो भी इसी इलाके से निकलकर सामने आई। वो विश्वास क्यों नहीं आप लोग जीत पा रहे हैं? आप लोग कहते हैं कि हमने जल जंगल जमीन की बात करी, पेसा एक्ट की बात करी, लेकिन उसके बावजूद आपकी इन 3 सीटों पर, अगर जो अभी लोकसभा की हैं, यहां पर आप कांग्रेस से पीछे रह गए, रतलाम, धार और खरगोन। मैं फिर से वही कहूंगा, जब हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो वहां पे स्थानीय मुद्दे और स्थानीय परिप्रेक्ष्य की चीजें अभी होती हैं, और हम किसी वर्ग को चुनाव के नजरिए से देखकर साधने की कोशिश वाली बात नहीं होती है। हम अपना कार्य करते हैं और हमने हरदम यही कहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम कभी किसी एक वर्ग तो अगर उस वर्ग को आप नहीं साधते हैं तो फिर क्यों विधानसभा चुनाव में बार बार आप राष्ट्रपति का जिक्र करते थे, क्यों पेशा का जिक्र करते थे बार बार? ये तो बिल्कुल, देखिए आप मैसेजिंग तो होती है ना सर। बता रहा हूं, हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, अगर वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो आदिवासी बहुल क्षेत्र में अगर हम इसका जिक्र करते हैं कि आदिवासी महिला को एक राष्ट्रपति बनाया गया है और हम आदिवासियों के लिए क्या कल्याणकारी योजनाएं लेके आए हैं जिससे कि उनके जीवन स्तर में बदलाव होगा, तो ये सर्वथा उचित है। लेकिन हम उस चीज को, उस कार्य को वोट के नजरिए से नहीं कर रहे हैं, हम वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं, चाहे समाज को बांटने की बात है या जो भी हो। ठीक है सर, ठीक। मैं दिनेश जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं इस पर। दिनेश जी, कांग्रेस के लिए क्या इस इलाके में स्कोप दिखता है आपको? क्योंकि पहले चरण में हमने देखा कुछ सीटें ऐसी हैं, चाहे वो मंडला की हो, चाहे वो छिंदवाड़ा की हो, शहडोल की हो, जहां पर अभी हालांकि स्थिति हमें नहीं पता कि रिजल्ट क्या आएंगे, लेकिन ऐसा कहा गया कि शायद वहां टक्कर हो सकती है। सेकंड और थर्ड फेज में हमने देखा कांग्रेस शायद टक्कर में कम दिखी, अब इस चौथे फेज में आपको लगता है कि टक्कर दे सकती है कांग्रेस? देखिए लोग, इस पूरे जो 8 सीटों पे जहां पर ये चुनाव होना है, अपना वोट डाले जाना है चौथे चरण में, उसमें जो है, आप कल प्रधानमंत्री जी खरगोन में थे, वो वोट जिहाद की बात कर रहे थे, और आरक्षण की बात लगातार हो ही रही, चाहे वो छीनने की बात हो या देने की बात हो, बढ़ाने की बात हो, धार्मिक आधार पर हो रही। आप देखिए ना कि आप 3 आदिवासी सीटें, धार,
रतलाम, झाबुआ और खरगोन। 2 एससी की सीटें देवास, शाजापुर और उज्जैन। तो आप सोचिए 8 में से जो 5 सीटें हैं इस इलाके में, वो रिजर्व कैटेगरी में। और झगड़ा पूरा जो चल रहा है, जो पूरा मुद्दा है चुनाव का, वो आरक्षण है। विधानसभा चुनाव में जो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का अपर हैंड था 3 सीटों पर, तो वो कहीं ना कहीं माइंड सेट है आदिवासी। अब चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, यदि कोई माइंड सेट हो जाता है। अब पिछली बार हमने देखा था कि माइंड सेट था झाबुआ में लोगों का, भारतीय जनता पार्टी ने झाबुआ की सीट जीती। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हमने 23 का देखा, तो बात बहुत सारा आदिवासियों पे जोर था। प्रधानमंत्री जी ने भी जब इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट किया था, तो मार्च में झाबुआ ही गए। रानी कमलापति स्टेशन से लेके बिरसा मुंडा तक जितने भी कवायद वो आदिवासी वोटों के लिए हुई थी। तो ये माइंड सेट करने की बात, वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बात कोई आज अभी नहीं हो रही कि प्रधानमंत्री जी अभी गए, चौथे चरण में गए और उस इलाके का जो वोटर है और रिजर्व सीट है, वो इस जो चुनाव का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। और यहाँ किस तरह की जो है स्थिति है, कांग्रेस के पक्ष में जो हमने देखा कि ज्यादा है, जयेश से जो वोट के लिए ये मान रहे थे कि कोई डिवाइड होगा आदिवासी का वोट, वो संभावना भी नहीं है। भारत विकास पार्टी जरूर एक जगह चुनाव लड़ रही है, उतना नुकसान पहुंचाती है, उनके कैंडिडेट का अभी तक कोई बहुत परफॉर्मेंस दिखा नहीं है। लेकिन जिस तरह की लड़ाई हम देख रहे हैं वहां कांग्रेस और भाजपा के बीच, वहां ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी जो है बाकी सीटों पर जिस तरह से हमने देखा कि फर्स्ट राउंड में कहीं थी, कहीं सेकंड में, जो एक दिख रहा था कि एक तरफा उसकी जीत दिख रही है। लेकिन यहाँ चौथे राउंड में लग रहा है कि इलेक्शन काफी फंसा हुआ है और मुद्दा भी बहुत संवेदनशील। मैं ये जानना चाहता हूँ ईशान जी आपसे, लेकिन आप लोग इस बार क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? और आपके पास मैं आऊँ, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजकुमार उपाध्याय जी हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, आपके भी कई बड़े नेता हैं, चाहे आपके नेता प्रतिपक्ष हों या फिर अरुण यादव हों या फिर झाबुआ से हम देख रहे हैं कांतिलाल भूरिया हों, कई बड़े नेताओं की साख दांव पर है। किस तरह की तैयारी है इस चरण को लेकर? कांग्रेस की तैयारी बूथ स्तर से लेके पूरे लोकसभा क्षेत्र में बहुत अच्छी तैयारी है और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में मतदाता घरों से निकले और मतदान करें, क्योंकि इस समय जो देश में परिस्थितियां बनी हुई है उसमें हमको बिल्कुल डटकर मैदान में रहना है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता मतदाताओं से बार बार जनसंपर्क के माध्यम से और बार बार उनके पास पहुंच रहा है कि आप मतदाता घर से निकले और मतदान केंद्र पहुंचकर मत का प्रयोग करें, जिससे एक बहुत ही सुदृढ़ सरकार बने। और इस देश में जो इस समय राजनीतिक माफिया राज चल रहा है, देश में महंगाई का राज चल रहा है, इन सब चीजों को लेकर एक सुदृढ़ सरकार बनने से इन सब पर, और हमारे न्याय पत्र 2024 जारी किया गया है, उन सब पर हम अमल करने में सक्षमता के साथ सरकार में आए, यही भावना के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता। लेकिन इस चरण में आपको लगता है कि जिस तरीके से इंदौर में आप लोगों के साथ चीजें हुई, वहां पर एक बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ा, अरुण यादव को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही थी कि वो शायद खंडवा से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उनको दूसरी जगह चाहिए थी, लेकिन बाद में वो सारे रहे। कांतिलाल भूरिया खुद पिछली बार चुनाव हार चुके हैं। तो आपको लगता है कि ये जो बड़े नेता हैं इस इलाके में अब उतना प्रभाव रह गया इनका? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि अरुण यादव जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे या किसी दूसरे क्षेत्र से। ये तो एक विपक्षी दलों द्वारा कहा जाता था कि वो वहां से लड़ रहा है। जैसे राहुल गांधी जी का सब चलाते रहे, अमेठी को आना चाहिए, ये अमेठी से लड़ेंगे, परंतु वो लड़े तो दक्षिण में वायनाड से लड़े, तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में हिंदी भाषी में आज वो रायबरेली से लड़ रहा है। तो जहां पार्टी जिसको आदेश करती है वो वहां से लड़ता है, चाहे दिग्विजय सिंह जी लड़ रहे हो, चाहे कांतिलाल भूरिया जी लड़ रहे हैं, अभी हमारे सीईसी मेंबर और सीडब्ल्यूसी मेंबर कमलेश्वर पटेल जी, ओमकार मरकाम जी भी लड़े हैं। तो कांग्रेस में जब भी जिसका निर्णय आया है वो लड़ा है, जिसको जिम्मेदारी दी गई है वो मैदान में उस लोकसभा क्षेत्र में बिल्कुल निडरता से खड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज और है यहाँ पर ईशान जी, पहले दूसरे फेज में वोटिंग थोड़ी ठंडी रही, तीसरे फेज में हम देख रहे हैं वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। आदिवासी इलाकों में वैसे भी हम देखते हैं वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहता है,
तो इस बार अगर ये थोड़ा सा बढ़ता है, पहले घटा और अब बढ़ा, तो इसको बीजेपी किस तरीके से डिकोड कर रही है? और चौथा चरण, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो उसके बाद चुनाव समाप्त हो जाएंगे, तो वहां पर जाते जाते क्या उम्मीद कर रहे हैं आपकी, और बढ़ेगा क्या इस बार? 8 सीटें, मैंने जैसे पहले कहा था, ये हम पिछले 10 साल 15 साल से हम जीतते आ रहे हैं, और अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो जो जीत का मार्जिन है वो और बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। और अगर वोटिंग थोड़ी बहुत एकाध, आप देखिए तीसरे चरण में भी जो वोटिंग परसेंट में शिफ्ट आया है वो 1 से 2% या 2.5% तक का ही शिफ्ट है। उस 2 से 2.5% के शिफ्ट में रिजल्ट में कोई जमीन आसमान का अंतर आने वाला नहीं है, ये मैं बता रहा हूं। जीत का मार्जिन बढ़ या घट सकता है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर नहीं आएगा। वही चीज अगर चौथे चरण में हम उम्मीद करते हैं कि अगर वोटिंग परसेंटेज या 2 या 3% का शिफ्ट होता है, तो भी उससे रिजल्ट जो लोकसभा चुनाव का है उस पे, जो पिछले चुनाव का है उस पे बहुत ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है। दिनेश गुप्ता जी, लेकिन अगर हम इस फेज की बात करें तो सरकार का जो इस वक्त चेहरा है मोहन यादव, उनका क्षेत्र भी है। इंदौर की अगर हम बात करें तो पहले ही वहां पर प्रत्याशी मैदान छोड़ चुके हैं कांग्रेस के। ये जगदीश देवड़ा के लिए भी ये सीट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो भी इसी इलाके से आते हैं। तो दिग्गजों के लिहाज से, और जो कांग्रेस का मैंने जिक्र किया अरुण यादव को लेकर जिस तरह से खबरें आई, इंदौर में जीतू पटवारी का क्षेत्र होते हुए वहां पर प्रत्याशी नहीं है, तो अगर इन चीज़ों का आकलन करें तो क्या देखते हैं, और किस नेता की सबसे ज़्यादा आप देखते हैं साख दांव पर रहेगी? और पिछले दिनों के घटनाक्रम को अगर जोड़ लें तो कांग्रेस पर कितना फर्क पड़ेगा इन सारी चीज़ों का, खासकर इंदौर जैसी सीट पर प्रत्याशी ना होना? साख तो केवल मोदी जी की दांव पर है, क्योंकि वही चेहरा है, उन्हीं के चेहरे पर सारा चुनाव लड़ा जा रहा है। सारे जो भी चुनाव हो रहा है, यदि अपोजिशन में जो कैंडिडेट है उसका भी मुकाबला मोदी जी के चेहरे से, कोई दूसरा तो है नहीं। अब देखिए, ये इलाका हमेशा से था, अभी तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों का जो पूरा लीडरशिप है वो है ही उस मालवा निमाड़ के इलाके की, तो नेचुरली उनका तो असर हो गई। इंदौर का जो घटनाक्रम है उसने कांग्रेस को बड़ा डेंट लगाया है, ये भी सब जानते हैं। लेकिन अच्छी बात, कांग्रेस तो इस बात पे खुश हो रही है ना कि वो उन्होंने जो कैंडिडेट है उसकी क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चन हो रही, बात नोटा पे हो रही कि लोग सोच रहे हैं कि ये जो एपिसोड है कहीं ना कहीं इसमें गलती कांग्रेस की से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की। जब एक कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया था, वो यदि दल बदल करके भाजपा में नहीं जाता और बैठ जाता घर पे, कोई राजनीतिक दल ज्वाइन नहीं करता, तो हो सकता है कांग्रेस की कमियां लोगों को दिखती। लेकिन इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चली गई। सुमित्रा महाजन का भी रिएक्शन हमने देखा, और भी लोगों का रिएक्शन आया कि ये करने की आवश्यकता क्या है, जब इंदौर जीत रही थी तो आवश्यकता क्या है। जहां तक अरुण यादव जी का सवाल है, देखिए एक कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया, वहां तो खुद ही उसका काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि वो यदि चुप बैठे होते, कोई सबोटाज की बात आ रही होती, किसी और क्षेत्र में चले गए होते। लेकिन वहां तो खंडवा में हमने देखा है कि बहुत सालों के बाद वहां के जितने गुट हैं कांग्रेस के, वो एक पे चुनाव लड़, इसलिए वहां चिंता ज्यादा है। वहां तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं का ओवर कॉन्फिडेंस देख के खुद महेंद्र सिंह जी जो प्रभारी हैं चुनाव के, वो खुद ही हैरान थे कि वहां के लोगों को ये पता ही नहीं है कितने पोलिंग स्टेशन है, कितने हितग्राही हैं। वो जो सारी चीज जो एक्सरसाइज करती भारतीय जनता पार्टी, वो वहां थी नहीं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी, मेरे पास थोड़ा समय कम है, एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से राजकुमार जी, क्योंकि अब तो लड़ाई आपकी 7 पर ही है, तो इन 7 पर क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, और जो भी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण में मध्य प्रदेश में जो मतदाताओं का रुझान है, महंगाई से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, किसानों की समस्याओं से लेकर, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की एक नहीं, दो नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार ने नाकामियों के झंडे गाड़े हैं। समय इतना ही है मेरे पास, शुक्रिया।